ये शो बहुत ही अहम है, वन ऑफ द बेस्ट लिमिटेड सीरीज आई एवर वॉच्ड। Hot chocolate. Sprinkles. Lots of them. ये किसी मासूम औरत का एहसास नहीं, ये It'd piss you off that, wouldn't it? You'd have to go home and then come back again. Jamie, if you do not sit... Look out! Fucking... जेमी का गुस्सा और ब्रेक डाउन जब You do not tell me when to sit down! और फिर जेमी मोटिव का पर्दा फाश कर देता है। I wore my best tracksuit I can find and... I don't even know why I'm telling you all this, but I just said, you want to come to the fair? Can I ask you something? Yes, Do you like me? I was here as a professional, Jamie. Don't you think like that then? My job. साइकोलॉजिस्ट कैसे अपने ऐसे पेशेंट्स के रिएक्शंस को बर्दाश्त करते हैं? 4 एपिसोड्स जो कि इंतहाई सिग्निफिकेंट है, उसमें सबसे सिग्निफिकेंट एपिसोड 3 है, जो कि ना ये किसी को विलन बनाता है ना ब्लेम करता है, ये सिर्फ सवालात को उठाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई और बहुत ही यूनिक यूट्यूब प्रोग्राम जिसका फोकस है सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स शोज और मूवीज का रियल ऑनेस्ट रिव्यूज। आपको शायद सुनकर हैरानी हो, लेकिन पाकिस्तान में अब तक किसी ने भी नेटफ्लिक्स के कंटेंट को सीरियसली रिव्यू करना स्टार्ट नहीं किया। इंडिया में या ग्लोबली कई कंट्रीज में लोग नेटफ्लिक्स के बारे में रिव्यू करते हैं और एनालिसिस पेश करते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में, उसके मैसेज को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंप्लीट साइलेंस है। लेकिन अब वो साइलेंस टूटने वाली है, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान का पहला ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ नेटफ्लिक्स सीरीज और मूवीज के रिव्यूज पर बेस्ड होगा। ताकि हर पाकिस्तानी और फॉर दैट मैटर इंडियंस भी व्यूअर्स समझ सकें कि क्या देखना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए और क्या आपके वक्त का वाकई वर्थ है। हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग की, कैरेक्टर डेप्थ की, डायरेक्शन की और उन पहलुओं की जो आमतौर पे ओवरलुक किए जाते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का पहला रिव्यू है एडोलेसेंस के बारे में, एक ऐसी नेटफ्लिक्स सीरीज जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल सफर है। तो अगर आप भी नेटफ्लिक्स देखते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, या हर सीरीज का असली मतलब समझना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शुरू करते हैं नेटफ्लिक्स को देखना एक नए नजरिए के साथ। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काज़मी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शोबिज अपडेट्स का नेटफ्लिक्स रिव्यू बेस्ड प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। एडोलेसेंस किस चीज के बारे में है? तो आज हम बात करेंगे एडोलेसेंस के बारे में। ये नेटफ्लिक्स का रीसेंट नंबर 1 शो रहा है और लिटरली इस शो ने लोगों के होश उड़ा दिए। ये एक 4 एपिसोड्स लिमिटेड सीरीज है जो स्टार्ट होती है एक यंग बॉय के अरेस्ट होने के बाद के इवेंट से। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने जो कि इससे कलेक्ट कर पाए हैं वो ये है कि एपिसोड एक सिंगल लॉन्ग शॉट में शूट किया गया है, रियल टाइम में, बिना किसी कैमरा कट के। अगर किसी एक्टर ने एक सीन में भी गलती की है तो वो पूरा एपिसोड दोबारा शूट करना पड़ता था। हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि ये शो असल में है क्या चीज, किस चीज के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉइंट मिस कर रहे हैं जो कि टोटली गलत सिमत में जा रहे हैं। मैं उन सवालों के जवाब भी दूंगा जो लोगों के जहन में रह गए हैं इस सीजन को देखने के बावजूद। एंडिंग का असली मतलब क्या था, शो के बाद कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ और वो नाइफ कहाँ गया, और मैं कुछ बैक स्टेज सीक्रेट्स भी शेयर करूंगा जो इस सीजन को बनाने में इस्तेमाल। हर एपिसोड को कितने टेक्स लगे, कौन से डायलॉग्स इम्प्रोवाइज किए गए, और हम डीप डाइव करेंगे शो के कोर थीम्स में, रियल इश्यूज पर और असली कहानियों को एक्सप्लोर करते हुए जो इस शो के पीछे हैं। तो ये शो असल में है किस चीज के बारे में? इस शो को समझने के लिए हमें लिटरली शुरुआत में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हर एपिसोड रियल टाइम में होता है। एपिसोड 1 डे 1 को रिप्रेजेंट करता है, एपिसोड 2 डे 3 और एपिसोड 3
3 महीने के बाद के इवेंट्स को जाहिर करता है। एपिसोड 4 13 मंथ्स के इवेंट्स के बाद को जाहिर करता है। हमें ये गेस करना पड़ता है कि इन टाइम जंप्स के दरमियान क्या हुआ होगा। सिर्फ 50 मिनट्स के एपिसोड में हर एपिसोड की कैरेक्टर्स के थ्रू। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है जब पुलिस डिटेक्टिव बासकैम्प को उसका बेटे का मैसेज आता है, आज स्कूल नहीं जाना। वो इस बात को इग्नोर करता है और अपने कोवर्कर के साथ हंसकर इस मैसेज को सुनाता है। ये चीज बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, लेकिन रियल ड्रामा स्टार्ट होता है जब पुलिस एक घर में रेड करती है। एक पूरा कॉन्वॉय, बहुत सी पुलिस और आर्म्ड ऑफिसर्स एक फैमिली के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। जब वो अपस्टेयर्स पहुंचते हैं तो वो एक 13 साल के लड़की को देखते हैं जो बेड में होता है, जो इतना डरा होता है कि उसका पजामा भी वेट हो जाता है। इतनी पुलिस सिर्फ एक बच्चे को अरेस्ट करके आती है। शायद रियल लाइफ में ऐसा ना हो, लेकिन ये सीन सिंबॉलिक था। दिखाया गया है कि अंदर का डेंजर कितना सीरियस था। I haven't done anything. Look, you've got the wrong house. I'm telling you, you're making a big mistake. Police suspect found. Show me how. Get your hands in the air. Get your hands in the fucking air so I can see him there. Dad, I haven't done Something which anything. you later rely on in court. उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा अरेस्ट होता है, पुलिस कार में ले जाया जाता है और पूरा प्रोसेसिंग सीन रियल टाइम में दिखाया जाता है। पूरे एपिसोड में एक डरा हुआ बच्चा दिखाया जाता है। Do you believe me that I've not done anything? Of course I believe you. उस बच्चे को जब पुलिस स्ट्रिप सर्च करती है तो हम उसके लिए सिंपैथी फील करते हैं, उसके डैड के लिए भी जो बस साइड पे खड़ा होता है और हेल्पलेस होता है, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है। On the other side. Mr. Miller, this is good for Jamie's Dad, it's fine. you okay? I don't mind. कर रहा होता है, दिस इज गुड फॉर यू जेमी, इट्स फाइन, यू ओके? और जेमी कहता है आई डोंट माइंड। पहला इमोशनल पंच तब आता है जब एक बाप अपने बच्चे को इस हालत में देखता है, जब पुलिस उसके बच्चे की बॉडी पे एविडेंस सर्च कर रहे होते हैं। जेमी के एक नीडल का डर भी मेंशन होता है जब उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो बाद में सिंबलिज्म बन जाता है। तो इसको याद रखना है। एक सीन में बाप और बेटा अकेले होते हैं, उसमें बाप पूछता है डिड यू डू इट, वो कहता है नो, फिर वो पूछता है प्रॉमिस, और वो कहता है प्रॉमिस। पुलिस का इंटरव्यू सीन जेमी मोस्टली सिर्फ नो कमेंट कहता है Jamie? लॉयर के कहने पे, लेकिन पुलिस उसके अगेंस्ट एविडेंस टैग करती जाती है। वो कहते हैं और मेंशन करते हैं कि टीचर्स कह रहे हैं कि उसका बिहेवियर लेटली प्रॉब्लमेटिक था। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाते हैं जहां वो मॉडल्स की फोटोज रीपोस्ट करता है और एग्रेसिव कमेंट्स करता है। और फिर डिटेक्टिव्स फाइनली डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। Tonight, where a confrontation happened, okay? डिटेल देते हैं कि उसको 7 दफा स्टैब किया गया था। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं जहां जेमी उस लड़की के पीछे जा रहा होता है। Did you do it? No, Promise. promise. Why were you following her? I wasn't. Did she know that you were following her? I Was there wasn't. some sort of problem between you two? No. Jamie, mate, it's not just gonna go away. You sure you don't want to tell us what happened? You're gonna have to say it sooner or later. I haven't done anything wrong. लेकिन जब वो लैपटॉप पे वीडियो एविडेंस दिखाते हैं तो हम लिटरली देखते हैं कि जेमी उस लड़की के साथ फिजिकल कन्फ्रंटेशन करता है और उसे स्टैब करता है। बाप शॉक्ड होता है, सिर्फ अपने बेटे का नाम बमुश्किल डिसबिलीफ में लेता है। ऑडियंस का रिएक्शन भी सेम होता है। बहुत लोग कह रहे थे कि मुझे लगा कि वो सिर्फ एक फाइट कर रहे हैं, शायद वो सिर्फ उसे धक्का दे रहा है। हम भी ऑडियंस और उस बाप की तरह शॉक्ड रहते हैं। विजुअल एविडेंस होने के बावजूद हम उस बच्चे पे बिलीव नहीं छोड़ पाते। लेकिन ये शो हु डन इट नहीं है, ये शो असल में है व्हाई डन इट, व्हाई डिड ही डू इट। ये मिस्ट्री कि किसने किया है का जवाब तो पहले एपिसोड में ही मिल जाता है,
लेकिन क्यों किया है कि जवाब वो पूरे बाकी 3 एपिसोड्स में एक्सप्लोर होता है और वो जवाब दिल तोड़ देने वाले होते हैं। ऑडियंस का रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम इतने ट्रेंड हो चुके हैं हुड डन इट और डिटेक्टिव स्टोरीज देखने के लिए। नेटफ्लिक्स के शोज ने हमें फॉर्मूलाइक बना दिया है कि जब ये शो सच बता देता है लोग फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये वाकई हुआ है या नहीं हुआ, और जवाब है हाँ, उसने मर्डर किया। फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया। ये इस शो का जीनियस है, पहले सच दिखाना और फिर उसके डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लोर करना। एपिसोड का एंड होता है जब जेमी का बाप रोना स्टार्ट कर देता है। जेमी कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा कि उसका बाप को क्या हुआ है, और फाइनली वो अपने बच्चे को गले लगाता है। चले अब चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। डिटेक्टिव बास्कन जो जिससे स्टार्ट होती है एपिसोड 1 भी जेमी के स्कूल में होते हैं। वो जेमी के दोस्तों और क्लासमेट से सवाल करने आए हैं, और याद रहे कि ये वही स्कूल है जहां उसके अपने बेटे का भी एडमिशन है। वही बेटा जिसने शो के बिल्कुल शुरू में स्कूल ना जाने की जिद की थी। इस एपिसोड में क्या इम्पोर्टेंट था? हमें जेमी के 2 क्लोज दोस्तों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिनके साथ उसने कुछ वक्त गुजारा था उससे पहले कि वो काम करता जो उसने किए। एक दोस्त कहता है कि उसके डैड बहुत गुस्सा है, जबकि दूसरा दोस्त कहता है कि उसके पेरेंट्स ने कुछ खास कहा नहीं मुंह से। और फिर डिटेक्टिव खुद भी स्कूल में देखता है कि उसका बेटा बुलिंग का शिकार होता है, जिससे ये अंदाजा होता है कि शायद इसी वजह से उसने स्कूल ना जाने के लिए बीमार होने का बहाना बनाया था, जो कि एपिसोड 1 के शुरू में था। हमें विक्टिम केटी की बेस्ट फ्रेंड भी मिलती है Jade, we're really... जो काफी अपसेट है और पुलिस के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही। उसे पुलिस पर ट्रस्ट नहीं है और वो अपना गम और गुस्सा उन पर निकाल रही होती है। लेकिन वो इतना जरूर बताती है कि केटी और जेमी दोस्त नहीं थे। दूसरी तरफ पुलिस टीचर्स और क्लासरूम्स में जाकर जेमी और केटी के बारे में और इन्फो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। Stop swearing, please. Look, calm down. We have made one... उनका मकसद मोटिव समझना होता है और साथ में उस नाइफ को ढूंढना होता है जो कि इस मर्डर में इस्तेमाल हुई। जहाँ तक स्कूल का माहौल दिखाया दैट इज रियलिस्टिक। ये स्कूल बिल्कुल कायोटिक है, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। लड़के मजे ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, यानी सब कुछ कर रहे हैं। Thank you. Take care. किसी टीचर या पुलिस का कोई खौफ नहीं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब फायर अलार्म बज जाता है और सबको इवैक्यूएट करके बाहर निकालना पड़ता है। ये सीन ब्रिटिश पब्लिक स्कूल्स के कुछ ऐसे एरियाज का रियलिस्टिक व्यू देता है जो स्क्रीन पर पहले कभी नहीं देखे। जेमी का हिस्ट्री का शौक। एपिसोड 1 में जेमी अपने लॉयर से कहता है कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री है, लेकिन जब कैमरा उसकी हिस्ट्री की क्लास में ले जाता है तो वहां टीचर ही नहीं होता, सिर्फ एक वीडियो चलाकर टीचर चला गया होता है। हिस्ट्री टीचर खुद कहता है कि हाँ मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन इन बच्चों से क्या फायदा, ये लोग इम्पॉसिबल हैं। ये पॉइंट हाईलाइट करता है कि जेमी का हिस्ट्री में हो सकता है कि शौक और इंटरेस्ट हो, लेकिन स्कूल उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। जहां तक वायलेंस और ऑब्सेशन दिखाया जाता है तो केटी की बेस्ट फ्रेंड गुस्से में जेमी के दोस्त रायन को थप्पड़, घूंसे और लाते मारती है। और कहती है कि तुमने मेरी दोस्त को मार डाला। लेकिन जब पुलिस रायन से बात करती है तो वो सिर्फ डिटेक्टिव से ये पूछता रहता है कि आप जवानी में क्या करते थे कि लड़कियों में पॉपुलर हो जाए, और फिर वो बताता है कि वो अपने दांत बहुत अच्छी तरह ब्रश करता था क्योंकि उसे लगता था कि लड़कियों के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ये पहली दफा है कि हमें ये ग्लिम्स मिलता है कि लड़के किस तरह की सोच में घिरे हुए हैं, और इसी एपिसोड में रियल ब्रेक थ्रू तब होता है जब इमोजीज का हिडन मतलब पता लगता है। Listen, I've got sniffer dogs.
रियल ट्विस्ट तब आता है जब डिटेक्टिव का बेटा खुद उससे बात करना शुरू करता है और इंस्टाग्राम कमेंट्स के इमोजीज का मतलब समझाना शुरू करता है। यह एक इमोशनल मोमेंट भी होता है। Is this? I don't want to go. You want to go gym Listen or to work me. or I'm something? Like here. the door's right I'm there. Just here. leave, Dad. What are you doing? इससे ये लगता है कि बेटा अपने बाप से इमोशनली डिस्कनेक्ट महसूस करता है, लेकिन फिर वो समझाता है कि केटी और जेमी दोस्त नहीं थे। इमोजीज और सीक्रेट कोड्स में जेमी को इंसेल कहा जा रहा था। इंसेल इज द न्यू टर्म पॉइंट and it is defined as incels are heterosexual men who blame women and society for their lack of romantic success. इसके बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो I would recommend you to watch this vlog by मुज़म्मिल। जेमी को ऑनलाइन लोग इंसेल कह रहे होते हैं। ये उन लड़कों का ग्रुप होता है जो समझते हैं कि लड़कियां उनमें इंटरेस्टेड नहीं होती। They are filled with anger due to this thought. रेफरेंसेस मिलते हैं तो रेड पिल कल्चर का भी होता है, which is derived from Matrix the movie, through which incels believe their reality, which they have perceived, and take actions in order to be more into girls. And actions could be worse, जैसा कि इस मूवी में भी दिखाया गया है। और फिर 80-20 का रूल, जिसमें 80% of the girls are likely to be attracted by 20% men. तो ये जो इंसेल्स हैं ये अपने आप को 80% उन अनअट्रैक्टिव मेल्स में शुमार करते हैं, जो कि किसी न किसी इवेंट की वजह से शायद उनकी अपनी परसेप्शन होती है। इसी तरह मैनोस्फेयर आइडियोलॉजी का भी जिक्र किया जाता है, यानी वो वेबसाइट्स और फोरम्स जहां पे इंसेल डिस्कस करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को, बीइंग विक्टिम्स, और प्रमोट करते हैं उस आइडियोलॉजी को। अगेन ये बातें ग्लोबली कैसे हो रही हैं, You could refer to मुज़म्मिल्स vlog in this regard, और हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी मुज़म्मिल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने इंटेंस और डीप रिव्यू को। डिटेक्टिव का बेटा एक्सप्लेन करता है कि ये इमोजीज सिंपल इमोजीज नहीं, ये लैंग्वेज कोड है। एक कोड है जो मॉडर्न किड्स आपस में इस्तेमाल करते हैं। जब पुलिस दोबारा रायन से बात करने की कोशिश करती है तो वो भाग जाता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है और कन्फेस करता है कि जेमी को नाइफ उसने दिया था, यानी पुलिस का काम पूरा हो जाता है और फिर उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। यहाँ पर हम प्रोडक्शन का थोड़ा सा इंसाइट देते हैं। इस सीन के शूट के दौरान डिटेक्टिव ने गलत बच्चे का नाम चिल्ला दिया। रिजल्ट, पूरा 50 मिनट का एपिसोड दोबारा शूट करना पड़ा, यानी 14 टेक्स लगे तब जाकर सीन सही हुआ। एक्टर ने कहा कि उसका दिल टूट गया और उसे लगा कि सबकी मेहनत बर्बाद हो गई है। इट इज रियली अ मास्टरपीस दिस होल सीजन। अब हम एपिसोड 2 के एंडिंग सीन की तरफ आते हैं, अ फादर्स रिडेम्पशन। एपिसोड के एंड पर डिटेक्टिव अपने बेटे से कहता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। जबकि बेटा रेजिस्ट करता है, लेकिन वो दोबारा कहता है कि मेरे पास कुछ वक्त है, तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और बेटा जवाब देता है, ठीक है, मुझे भी भूख लग सकती है। और वो दोनों कार में निकल जाते हैं और डिटेक्टिव उससे स्कूल के बारे में बातचीत करना शुरू करता है। ये दिखाता है कि वो अब अपने बेटे की जिंदगी में एक्टिवली शामिल होना चाहता है। और उसके बाद फिर मास्टरफुल ड्रोन शॉट और एक इमोशनल क्लोजर होता है। आखिरी सीन में विक्टिम की बेस्ट फ्रेंड स्कूल से बाहर निकल रही होती है। सबके हाथ में मोबाइल फोन्स होते हैं, लेकिन वो अकेली बिना फोन के चल रही होती है। फिर कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और ड्रोन शॉट में कन्वर्ट होता हुआ पूरे शहर के ऊपर से गुजरता है और फिर क्राइम सीन पर आता है, जहां जेमी का बाप फूल रख रहा होता है। और जो फीमेल वॉइस में गा रही होती है वो केटी यानी कि विक्टिम का रोल करने वाली एक्ट्रेस की अपनी आवाज होती है, ताकि सीन का थोड़ा सा हॉन्टिंग और इमोशनल टच मिले। एपिसोड 3 शो की सबसे गहरी और मेरी फेवरेट एपिसोड है। ये एपिसोड मर्डर के 7 माह बाद होने वाले वाकयात को दिखाती है। जेमी को एक सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया हुआ है क्योंकि वो जेल में जाने के लिए अभी छोटा है। यंग ऑफेंडर्स के लिए मिनिमम एज 15 बर्थ होती है। उसका ट्रायल अभी बाकी है
उसे एक कोर्ट अपॉइंटमेंट साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम ब्रायनी है वो मिलती है। ये उनका 5वां सेशन होता है। वो जेमी का मेंटल और इमोशनल हाल समझना चाहती है ताकि जज को रिकमेंडेशन दे सके। क्या जेमी समझता है कि उसने जो किया वो क्यों किया? बहुत से लोग इस एपिसोड को गलत समझते हैं, इसलिए चलिए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हॉट चॉकलेट और सैंडविच का सिमिलरिटी। साइकोलॉजिस्ट जेमी के लिए हॉट चॉकलेट लाती है, ऊपर से मार्शमेलोस डालती है और फिर गार्ड कहता है पहली दफा मार्शमेलोस डाले हैं, लगता है आज कुछ सीरियस होगा। What are they? He likes his hot chocolate with marshmallows on. We must be in business. Never done them before? साथ में वो अपने सैंडविच का आधा हिस्सा भी जेमी के लिए रखती है। Hot chocolate. With sprinkles. Lots of them. You remembered. Thank you. And I saved you half my sandwich in case you were hungry. What is it? ये किसी मासूम औरत का एहसास नहीं, ये कैलकुलेटेड मूव है। I don't know about pickle though. ब्रायनी एक प्रोफेशनल है जो जेमी के इमोशंस और रिएक्शंस को समझने की कोशिश कर रही है। जेमी कहता है कि उसे पिकल सैंडविच पसंद नहीं। अक्सर बच्चे ऐसे सैंडविचेस को पसंद नहीं करते। ये एक छोटी सी चीज जेमी का रिएक्शन देखने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या वो इस औरत पर गुस्सा करता है? क्या वो उसको ब्लेम करता है? ये टेस्ट है कि जेमी औरतों के बारे में क्या सोचता है। हॉट चॉकलेट और पिकल सैंडविच टेबल पर रखे हैं जैसे मुख्तलिफ फोर्सेस। एक मीठा चाइल्डहुड का निशान, दूसरा खट्टा कड़वा मैच्योरिटी और कंफ्यूजन का सिंबल। और जेमी और ब्रायनी का डायलॉग स्टार्ट होता है। You're not going to try the sandwich? I'll have it later. It's just the pickle. Hate it. Hate it. पूरा एपिसोड जेमी और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान बातचीत का है। ब्रायनी जेमी से उसके घर, फैमिली, फादर के बारे में सवाल करती है। जेमी बताता है कि जब वो फुटबॉल खेलता था और गलती करता था तो उसका बाप उसे डांटता नहीं, सिर्फ दूर देखने लगता था। उसे लगता था कि उसका बाप उससे शर्मिंदा होता है। This football thing on Saturdays. I need cheer me on and everything, but when I'd fuck up, he'd just look away. ये सीन हमें याद दिलाता है एपिसोड 1 की, जब जेमी का फादर सीसीटीवी फुटेज देखता है तो आंखें फेर लेता है। शेम और रिजेक्शन का सेम सिग्नल। जेमी का गुस्सा और ब्रेकडाउन। जब ब्रायनी उसे कहना चाहती है कि वो बैठ जाए तो जेमी फट पड़ता है। It'd piss you off, that wouldn't it? You'd have to go home and come back again. Jamie, if you do not sit. Look up! You do not tell me when to sit down. फिर कुछ सेकंड्स के बाद बिल्कुल कैजुअली कहता है कि क्या मुझे एक और हॉट चॉकलेट मिल सकती है? Can I have another hot chocolate, please? ये बताता है कि जेमी इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। उसे नहीं पता कि उसका पहला रिएक्शन क्या था और वो नेक्स्ट मोमेंट में बिल्कुल नॉर्मल बन जाता है। इसमें फिर ये भी दिखाया जाता है कि वो झूठ बोलता है कि उसे 2 लड़कियों के साथ कुछ एक्सपीरियंस था। फिर खुद ही कन्फेस करता है कि ये झूठ था। वो एडमिट करता है कि स्कूल में बॉयज लड़कियों की रिवेंज पिक्चर्स शेयर करते हैं और उनमें केटी भी थी, वो लड़की जो मर्डर की गई। जेमी कहता है कि उसे लगता था कि वो अगली है। ये इंसल कल्चर का सबसे बेसिक ट्रेट है। उसे लगता है कि अगर लड़की ने उसे रिजेक्ट किया है तो प्रॉब्लम लड़की की है, उसकी नहीं। और फिर जेमी मोटिव का पर्दा फाश कर देता है। I want my best tracksuit I can find, and I don't even know why I'm telling you all this, but I just said, you want to come up the fair? What did she say? She just laughed and said, oh, I'm not that desperate. उस मोमेंट में रिजेक्शन ही उसका रियल मोटिव बनता है। हॉट चॉकलेट टेबल से गिर चुका होता है, चाइल्डहुड का इनोसेंस चला गया होता है और अब पिकल सैंडविच, जिंदगी का कड़वापन वो खा रहा था। सिंबलिज्म ये है कि जेमी अपनी चाइल्डहुड और इनोसेंस को खो चुका है। यहाँ पर ब्रायनी का रिएक्शन भी गौरतलब है। Can I ask you something? Yes. Do you like me?
I was here as a professional, Jamie. Don't you think like that then? My job was to assess Because I like you. as a professional. Not like that, not fancying you. Just as a person. Don't you even like me a bit? What did you think about me then? Don't you even like me a bit? Jamie, come on, man, please. Okay? Jamie. What did you think about me then? Okay. साइकोलॉजिस्ट कैसे अपने ऐसे पेशेंट्स के रिएक्शंस को बर्दाश्त करते हैं? यहाँ जेमी की असली माइंडसेट आता है। उसकी सेल्फ वर्थ सिर्फ इस बात पर है कि उसको पसंद किया जाता है या नहीं। जब कोई औरत उसे रिजेक्ट करती है तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। इस सीन के बाद ब्रायनी रो पड़ती है। वो सिर्फ अपनी फीलिंग से नहीं बल्कि इस सारे कल्चर और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से घबरा जाती है। सैंडविच का डीप मीनिंग एक्ट्रेस एरॉन जो ब्रायनी का रोल प्ले कर रही है वो कहती है कि सैंडविच ब्रायनी की होप का सिंबल था कि वो जेमी को में कुछ अच्छा देखना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसे मान लेना पड़ता है कि जेमी वाकई डीपली डिस्टर्ब्ड है। और एपिसोड के एंड में दिखाया गया है कि वो सैंडविच टच नहीं करती क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि वो लड़का वो नहीं जो उसने सोचा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जेमी ने पिकल सैंडविचेस से नफरत का झूठ बोला था ताकि ब्रायनी को गिल्टी फील करके उस पर कंट्रोल हासिल कर सके। शायद वो सिर्फ उसको मैनिपुलेट करना चाहता था। एनीवे, अगर हम इस एपिसोड का कंक्लूजन में जाएं तो एपिसोड 3 एक मास्टर क्लास है। ये सिर्फ जेमी को ब्लेम नहीं करता, ये दिखाता है कि किस तरह से आज का टॉक्सिक कल्चर, इंसल माइंडसेट, सोशल मीडिया और रिजेक्शन का डर यंग बॉयज को बर्बाद कर रहा है। जेमी भी इस सिस्टम का विक्टिम है। ये एपिसोड पूरी सोसाइटी को आईना दिखाती है कि हम अपने लड़कों के कैसे समझा रहे हैं, उनकी मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या बनता जा रहा है, इसका क्या नतीजा निकल रहा है और कितना खतरनाक है। अगर आपने ये शो नहीं भी देखा तो कम से कम ये एपिसोड जरूर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एपिसोड 3 इस पूरे 4 एपिसोड्स जो कि इंतहाई सिग्निफिकेंट है उसमें सबसे सिग्निफिकेंट एपिसोड 3 है, जो कि पूरा एक प्ले की तरह है। अब हम चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। उस इमोशनल इंटेंसिटी को 13 माह बाद वापस ले आता है जब ट्रायल स्टार्ट होने वाला होता है। ये एपिसोड जेमी के घर वालों पर फोकस करती है। उनकी जिंदगियों पर असर क्या हुआ उस दर्द को दिखाता है जो आमतौर पर सिर्फ विक्टिम के घर वालों के लिए सोचा जाता है, मगर यहाँ किलर की फैमिली को सेंटर स्टेज पर लाया गया है। ये पूरा शो हर एंगल से हर चीजों को समझाता है, जैसे सोसाइटी एक न्यूक्लियर बॉम्ब हो जो हर चीज को तबाह कर देता है। हर शख्स किसी न किसी लेवल पर विक्टिम है और कोई भी बिल्कुल मासूम नहीं है। फाइनल एपिसोड में एडी का जन्मदिन है। एपिसोड की शुरुआत होती है एडी के शेड खोलने से। वहीं उसे अपने बेटे की साइकिल नजर आती है, वही मासूमियत से भरी हुई साइकिल जो जेमी चलाता होगा। उस मोमेंट में एक बेपनाह तकलीफ है, जैसे एडी अपने छोटे जेमी को याद कर रहा हो। आज उसका 50th बर्थडे होता है। वो अपनी बीवी के साथ पहले फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाद में कहकर जेंटली रीबर्थ किया जाता है। लेकिन फिर सीन कट होता है। अरे हाँ, इसमें तो सीन कभी कट होता ही नहीं। I mean, नए सीन की कंटिन्यूटी आती है और उसकी वैन पर लिखे गए ग्राफिटी पर नॉन्स लिखा गया होता है, ब्रिटिश स्लैंग फॉर चाइल्ड अब्यूजर। स्पेलिंग भी गलत होते हैं। 13 माह से जेमी की फैमिली को ऐसे अब्यूज और वैंडलिज्म का सामना करना पड़ रहा है। पेंट लेने मार्केट जाते हैं क्योंकि स्पॉन्ज और साबुन से ये लिखा मिटता नहीं है। इसमें फैमिली की कन्वर्सेशन और एक लंबा सीन है। इस लंबे सीन में एडी, उसकी वाइफ और उसकी बेटी बैठकर पास्ट में चले जाते हैं। जेमी के पेरेंट्स डिस्कस करते हैं कि स्कूल डिस्को का एक फनी इंसिडेंट जहां एडी डांस करते वक्त गिर गया था। सब हंस रहे थे, लेकिन यही रात थी जब उसकी और उसकी He slides, slips, splits his legs and shit, lands flat on his face. बीवी की कहानी शुरू होती है। एक वक्त था जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे और अब वो खुद उस बात पर हंस सकते हैं। और फिर ये भी इंकशाफ किया जाता है कि दोनों पेरेंट्स थेरेपी ले रहे हैं। Solving the problem of today. That's what the therapist has been saying. लेकिन दर्द अब भी जिंदा है।
मार्केट में जब वो पेंट लेने गए तो एक अजीब लड़का उसे मिलता है और जेमी के लिए सिंपैथी शो करता है। You should get him a good lawyer, that's what I think. You know, if you crowdfund it, there's lots of us that get behind it. और कहता है कि क्राउड फंड करो, हम तुम्हारे साथ। ये कहकर वो अपनी टॉक्सिक आइडियोलॉजी का इजहार करता है, यानी वो भी एक इंसेल लड़का होता है। ये उस इंसेल कल्चर की निशानी है, वो कल्चर जो जेमी को हीरो समझता है और विक्टिम को ब्लेम करता है। और फिर दिखाया गया एडी का गुस्सा और रियलिटी का थप्पड़। एडी फिर उन्हीं बच्चों को देखता है जिन्होंने उसकी वैन पे ग्राफिटी की थी। Did you do that to my van? What? Did you do that to my van? It was just a laugh. Well, it's not fucking funny, is it? No. Hey, is it funny? Don't smile, kid, because I'll slap that fucking smile off your face. लेकिन गुस्सा उस पर हावी हो जाता है, लेकिन वो उन बच्चों पर थप्पड़ों की बारिश नहीं करता। और एडी कभी भी फिजिकल अब्यूज दिखाया कि नहीं करता, लेकिन इमोशनल रेंज दबा कर जीता है। खैर, पेंट खरीद कर वो लिखा छुपाता है। घर जाते वक्त साइलेंस हो जाता है जब जेमी की अचानक से कॉल आती है। Just wanted to say happy birthday. Thanks, mate. Thanks for calling. वो कहता है हैप्पी बर्थडे डैड, आई एम प्लीडिंग गिल्टी। Dad, I'm gonna change my plea. Dad, I'm sorry, but I'm gonna plead guilty. एडी कुछ नहीं कहता, बस साइलेंटली ड्राइव करता रहता है। फिर माँ और बहन बात कंटिन्यू करती हैं, खाने, जिम और एलर्जीज के बारे में बात करती हैं, ट्रिवियल टॉपिक्स को डिस्कस करती हैं ताकि ट्रुथ से बात हटाई जाए। Hiya, son. We're here as well. Hiya, Jay. What? जेमी फिर कहता है हैप्पी बर्थडे एंड आई एम सॉरी, और कॉल कट हो जाता है। एडी के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। दिस इज अ सैडेस्ट मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, और वो फाइनली रियलाइज करता है ही डिड इट। इस कॉल के बाद पहली बार एडी ये मान लेता है कि जेमी ने वाकई वो काम किया था। पहले पुलिस, एविडेंस, सीसीटीवी सबको इग्नोर कर रहा होता है, मगर ये एक कन्फेशन उसके अंदर के डिनायल को तोड़ देता है। दूसरी तरफ जेमी की माँ घर आकर साइलेंटली रोती है। लेकिन सिर्फ उस वक्त जब कोई नहीं देख रहा होता। वो अपनी जैकेट को लटकाती है, घर साफ करती है और फिर सेल्फ कंट्रोल वापस ले आती है। वो अब भी अपने शोहर के लिए स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही होती है। फिर शोहर अचानक से कहता है चलो सिनेमा चलते हैं। No, you know what? I have got changed now, haven't I? It's okay, we'll just leave it. No, it's all right. We'll go. It's okay. Sure. आज नहीं चाहते। एडी बेड पर बैठ जाता है रिलीव्ड, और तब वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं। जेमी की माँ कहती है कि टेप तुमने देखी थी, मुझे तो वीडियो भी नहीं दिखाई गई। एडी कहता है कि मैंने देखा मगर मानना नहीं चाहता था। Never even seen the tape. Please, let's not do all this again. I saw what I saw. I didn't want to believe it. वो लोग डिस्कस करते हैं कि जेमी अकेला रहता था, कंप्यूटर पर लेट नाइट तक काम कर रहा होता था। Come home, slam the door, straight up the stairs on the computer. क्या उस वक्त कुछ कर सकते थे? क्या वो कुछ रोक सकते थे? लेकिन कभी कभी लगता है कुछ कर ही नहीं सकते। और फिर एडी ये भी डिस्कस करता है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, सब कुछ कंट्रोल नहीं होता। फिर वो बताता है कि उसके फोन पर ऐसी वीडियोस आती हैं जो मर्दों की वीडियोस होती हैं, जो औरतों के साथ कैसे बिहेव करना है सिखाती हैं। Look at that fella that popped up on my phone. Going on about how to treat women and how men should be men and all that shit. एल्गोरिथम्स ने ये सब उस जनरेशन के लिए नॉर्मल बना दिया है। और फिर वो अपनी अचीवमेंट की तरह एक चीज को हाईलाइट करता है कि आई नेवर हिट हिम। When I was his age, my dad used to fucking batter me. But did I do better? एडी कहता है कि मेरे बाप ने मुझे मारा बेल्ट से, मैंने कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया। मैंने बेहतर बनना चाहता था, लेकिन क्या मैं बेहतर बना? Sometimes he'd take the belt to me and he'd fucking whack me and he'd whack me. And I promised myself, I said when I had my own kids I'd never do that.
और फिर वो अपने फुटबॉल वाली स्टोरी को याद करता है जब सब डैड्स जेमी पर हंस रहे थे और वो खुद आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। So they just stuck him in goal. I just stood there on the side of the pitch while all the other dads were laughing at him. And I could feel him looking at me. And I couldn't look at him, man. I couldn't look at me homeboy. जेमी के लिए वो मोमेंट इतना ही ट्रॉमेटिक था जितना एडी के लिए उसके बाप से मार खाना, क्योंकि उसे लगा कि उसका बाप उस पर अशेम्ड था। क्या ज्यादा हो सकता था? जेमी की माँ अपने आप से पूछती है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, शायद हमें कुछ और भी करना चाहिए था। अब हम बात करते हैं एंडिंग सीन की। जेमी का रूम एक भूत और एडी जेमी के कमरे में जाता है। रूम एक 13 साल के बच्चे का ही लगता है जिसने ये सब कुछ किया। एडी बेड पे गिर जाता है, रोता है और फिर जेमी के टेडी बियर को देखता है और उसे टक करता है जैसे अपने बच्चे को सुला रहा हो। टेडी बियर जेमी का बचपन है, उसकी इनोसेंस है और एडी उससे कहता है कि आई शुड हैव डन बेटर। और यहाँ पे शो एंड हो जाता है। जहां तक फाइनल थॉट्स की बात है, कोई सिंगल जवाब नहीं, कोई सिल्वर बुलेट नहीं। हर चीज, सोसाइटी, कल्चर, इंटरनेट, पेरेंटिंग, स्कूल, सब कुछ मिलकर जेमी को बनाते हैं और हर कोई किसी ना किसी लेवल पे उस कहानी का हिस्सा है। एडोलेसेंस का एंडिंग असल में क्या था? इस पूरे ड्रामे का सोल्यूशन ये है कि आप एपिसोड 2 के एंड पर लास्ट एपिसोड का एंड से कंपेयर करें। डिटेक्टिव बास्कम ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे के साथ वक्त गुजारेगा। उसका बेटा भी स्कूल में प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था। शायद ये डिसीजन टाइम पे लिया गया था ताकि बाद में होने वाली बर्बादी से बचा जा सके। दूसरी तरफ एडी को अफसोस होता है कि वो ज्यादा काम में मसरूफ रहा, घर नहीं रहा और फीफा के थ्रू अपने बेटे से नाकाम कोशिश करता रहा कनेक्ट होने की। वेराज बास्कम जो पहले तक एब्सेंट था, अब एक्टिवली अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना चाहता था, जबकि एडी और उसकी बीवी दोनों ये रिग्रेट करते हैं कि वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। ये सब कुछ ये बताता है कि बाप होने के नाते स्पेशली मर्दों को अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहिए। ये एंडिंग एक तरीके से ये कहती थी कि मर्द और बाप को मुश्किल कन्वर्सेशंस में हिस्सा लेना चाहिए, स्पेशली अपने बेटे के साथ, ताकि ऐसी चीजों से बचा जा सके। क्या एडोलेसेंस एक ट्रू स्टोरी है? स्टीफन ग्राहम जो एडी का रोल अदा कर रहे हैं, वो इस प्ले के को राइटर भी हैं। उसने कहा कि उसने ये आइडिया उस वक्त सोचा जब उसने यूके में न्यूज सुनी जहां यंग बॉयज रैंडमली यंग गर्ल्स को कत्ल कर रहे हैं मुख्तलिफ ओकेजन्स पे। क्या एडोलेसेंस एंड्रयू टेट के बारे में है? ये सवाल भी किया गया। शो में एंड्रयू टेट का जिक्र जरूर है, लेकिन जैक थ्रोन जो राइटर हैं वो कहते हैं कि सिर्फ टेट के बारे में नहीं है। वो कहता है कि असल प्रॉब्लम और ज्यादा गहरी है। छोटी छोटी ब्लॉग्स, वीलॉग्स और वीडियो गेम्स चैनल्स जो दिखाते हैं और ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि औरतें तुमसे नफरत करती हैं क्योंकि तुम अगली हो, वो सब इस कल्चर का हिस्सा है। ये सब चीजें लोगों को और यंग बॉयज को असरअंदाज करती है। जेमी जैसे बच्चे जो अकेले होते हैं, उनको किसी भी नैरेटिव से तसल्ली नहीं मिलती और ऐसे नैरेटिव्स को बिना सोचे समझे अपना मकसद बना। एक और क्वेश्चन किया गया कि क्या इसकी कोई ऑल्टरनेट एंडिंग की गई? क्या इसकी कोई ऑल्टरनेट एंडिंग हो सकती थी? हाँ, पहले जो एंडिंग थी वो ऐसी नहीं थी। जी हाँ, पहली एंडिंग ऐसी लिखी गई थी कि एडी अपने बेटे जेमी के बेड में चला जाता है और ब्लैंकेट को अपने इर्द गिर्द लपेट लेता है, जैसे वो खुद एक एवटार बन रहा हो अपने ही बेटे का, जो अब बहुत लंबी सजा भुगत रहा है। लेकिन स्टीफन ग्राहम ने इम्प्रोवाइज किया। उसने इंस्टेड टेडी बियर को टक इन किया और उससे बात की। उसका कहना था आई शुड हैव डन बेटर। ये भी एक स्क्रिप्ट में इम्प्रोवाइजेशन था और उसे फाइनल कट में रख दिया गया। मेरे नजदीक ये टेडी बियर वाली एंडिंग ज्यादा इमोशनल और खूबसूरत थी। बेड में छुपने वाली एंडिंग से ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि 4 सिर्फ एपिसोड्स थे तो लोगों की तो शफी नहीं हुई। वो पूछते हैं कि जेमी का आगे क्या होता है।
इस शो का मकसद ये नहीं था कि वो कोर्ट केस या ट्रायल दिखाएं। ये शो क्राइम ड्रामा नहीं था। ये एक्सप्लोर करता है कि यंग बॉयज के साथ क्या गलत हो रहा है। जेमी अपना प्ली गिल्टी में बदल रहा है। वो ऑफेंडर सेंटर में जाएगा और बाद में एडल्ट जेल में भी ट्रांसफर होगा। उसका खानदान मूव नहीं करता उस जगह से। वो इसी जगह पर रहने का फैसला करते हैं जहां उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। माँ बाप की रिलेशनशिप में भी बहुत सारी टेंशन्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें मिलकर इसे पार करना है। जेमी की बहन भी यहाँ रहने का प्लान करती है। बेस्कम अपने बेटे के करीब हो जाता है। रायन जो नाइफ लेकर आया था उसका सेंटेंस हल्का होगा, शायद वो छुट जाता होगा। जेमी का दिखाया कि उसने ट्रेनिंग सेंटर में फाइट की थी, तो इसका मतलब है कि उसका गुस्सा उसे मुश्किल में डाल सकता है आगे जाके। इसमें एक सिंबलिज्म भी यूज हुआ, आपको याद होगा कि शो के शुरू में जेमी का एक नीडल से डर दिखाया गया। नर्स उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि सिर्फ हल्का से चुभन होगी। लेकिन आखिर में ये सीन भी होता है कि जब जेमी का पता लगता है कि वो एक लड़की को 7 टाइम्स स्टैब करता है। ये एक ऐसा बच्चा था जो एक इंजेक्शन की सुई से डाला था, लेकिन उसने किसी और को बेशुमार बार नाइफ से मारा। शो पर बहुत तनकीद हुई। रियल लाइफ में क्या हुआ, जैक थॉर्न जो शो के को क्रिएटर हैं, उसने ऑनलाइन बहुत बुलिंग सही, उसके मजहब को लेके, उसकी पर्सनालिटी को लेके, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके उसके बहुत बुलिंग हुई। और ये जबकि दूसरी तरफ ये शो असल में मर्दों के मसाइल को ही हाईलाइट कर रहा था, लेकिन फिर भी कई मर्द इसे प्रोपेगेंडा कहकर रिजेक्ट कर रहे थे, जो कि असल में प्रूव करता है इस शो की हुई बात को। एडोलेसेंस का फाइनल रिव्यू। ये शो बहुत ही अहम है, वन ऑफ द बेस्ट लिमिटेड सीरीज आई हैव एवर वॉच्ड। ना ये किसी को विलन बनाता है, ना ब्लेम करता है। ये सिर्फ सवालात को उठाता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है। जो लोग इसे वॉक कहते हैं और उसको रिजेक्ट करते हैं, वो पॉइंट ही मिस कर रहे हैं। ये सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए। जहां तक एक्टिंग की बात है, राइटिंग, डायरेक्शन, सब कुछ ब्रिलियंट था। नेटफ्लिक्स का ये शो उनका बेस्ट काम भी हो सकता है। और जहां तक इस शो की मजीद बातें हैं, मैं इस शो के बारे में घंटों बात कर सकता हूँ। उस नाइफ इंप्रेशन की भी बात कर सकता हूँ जो बॉल में लगा था, वो ओकेजनली नहीं था। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक दें। गुड नाइट और खुश रहें, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद शोज और फिल्म्स रिव्यू करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।